दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द हिडन ट्रेजर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो शब्द है हिडन, ये हाइड की थर्ड फॉर्म है। हाइड का मतलब होता है छुपना या फिर छुपाना, ये थर्ड फॉर्म है। और उसके अलावा दोस्तों ये जो शब्द है ये एडजेक्टिव भी है और यहाँ इसे एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। और हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। द और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। द हिडन ट्रेजर का अर्थ हुआ छुपा हुआ खजाना। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सभी को होली की मुबारकबाद। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड आ पुअर बैगर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LIVE लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, देयर लिव्ड अ पुअर बैगर। बैगर मतलब भिखारी, पुअर मतलब गरीब। एक बार एक गरीब भिखारी रहता था। ही वुड सिट एट द same place daily and ask for alms from people। क्या अर्थ हुआ? He would sit at the same place daily। दोस्तों ये जो वाक्य है देखिए यहाँ पर would का यूज़ किया गया। आपने अक्सर would वाले सेंटेंस देखे होंगे। आमतौर पर would का प्रयोग फ्यूचर के वाक्यों में किया जाता है। जब हम फ्यूचर में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि फ्यूचर में किसी काम को कोई व्यक्ति करेगा लेकिन उस बारे में वो श्योर नहीं है, तब हमें विल के स्थान पर वुड का यूज़ करना होता है। उसके अलावा दोस्तों पास्ट की जब हम कोई वाक्य बनाएंगे और ये दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति पास्ट में किसी काम को बराबर करता था, रेगुलरली ऑन द रेगुलर बेसिस पर करता था, तो ऐसे वाक्यों में भी वुड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ वुड का यूज़ पास्ट में किया गया है और जब हम पास्ट में करेंगे तब वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वुड सिट, सिट मतलब बैठना। ही वुड सिट, वह बैठता था। एट द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर, डेली रोज बैठता था। एंड आस्क फॉर आर्म्स फ्रॉम पीपल। दोस्तों आस्क का मतलब होता है पूछना और आस्क के साथ जब हम फॉर जोड़ देंगे ये कंजक्शन के रूप में है, तो आस्क फॉर का मतलब बन जाएगा मांगना। और मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लें। मांगने को आस्क फॉर कहा जाता है और वो मांगता था। और दोस्तों ALMS, इसमें जो एल है वो साइलेंट है तो इसको हम आर्म्स पढ़ेंगे और आर्म्स का मतलब होता है भीख। तो क्या अर्थ हुआ? एंड आस्क फॉर आर्म्स फ्रॉम पीपल, फ्रॉम मतलब से, और लोगों से भीख मांगता था। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वुड सिट एट द सेम प्लेस डेली, वह प्रतिदिन या कह सकते हैं वह रोज एक ही स्थान पर बैठता था। एंड आस्क फॉर आर्म्स फ्रॉम पीपल, और लोगों से भीख मांगता था। आगे देखिए। वन डे ही फेल सीवियरली सिक एंड डाइड। क्या मतलब हुआ? वन डे ही फेल सीवियरली सिक। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और पास्ट इंडेफिनिट में जब कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब देखिए आप में से ज़्यादातर लोगों को इस शब्द का मतलब पता होगा। FALL फॉल का मतलब होता है गिरना और जो सेकंड फॉर्म है वो है FELL। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसका एक और मतलब है। खाली फॉल का मतलब तो गिरना होता है, लेकिन FALL फॉल सिक का मतलब होता है बीमार होना।
और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और सीवियरली को यहाँ पर एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। और देखिए एडवर्ब का क्या काम होता है। एडवर्ब का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके किसी भी विशेषता, एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है वाक्य में जो क्रिया है, मतलब जो उसमें वर्ब है उसके बारे में बताना, उसके बारे में कोई भी जानकारी देना, उससे क्या कहा जाता है, एडवर्ब। तो ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के वर्णन करे, उसके बारे में बताए, उसे एडवर्ब कहते हैं। और सीवियरली का मतलब हुआ गंभीर रूप से। और दोस्तों इसको पहचानने का एक तरीका है कि जो एडवर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव के साथ ly जोड़कर बनाया जाता है। सीवियर का मतलब होता है गंभीर, SEVRE, और जब हम इसमें ly जोड़ेंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा जिसका मतलब हो जाएगा गंभीरता से, और इसको पढ़ेंगे सीवियरली। तो इस तरह से क्या अर्थ हुआ, वन डे ही फेल सीवियरली सिक, एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। एंड डाइड, डाई मतलब मरना, और ये सेकंड फॉर्म है, और मर गया या उसकी मृत्यु हो गई। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, वन डे ही फेल सीवियरली सिक एंड डाइड, एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और मर गया, या कह सकते हैं मृत्यु हो गई। द पीपल ऑफ द लोकेलिटी कंट्रीब्यूटेड सम मनी एंड परफॉर्म्ड द लास्ट राइट्स ऑफ द बैगर। क्या अर्थ हुआ, द पीपल ऑफ द लोकेलिटी। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। तो क्या अर्थ हुआ, लोकेलिटी मतलब होता है स्थान, कोई जगह, क्षेत्र। द पीपल ऑफ द लोकेलिटी, और उस क्षेत्र के लोगों ने कंट्रीब्यूटेड सम मनी। दोस्तों कंट्रीब्यूट, और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई योगदान देना, और सेकंड फॉर्म है कंट्रीब्यूटेड। तो क्या अर्थ हुआ कि वहाँ के लोगों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने कंट्रीब्यूटेड सम मनी, कुछ पैसों का योगदान दिया। एंड परफॉर्म्ड द लास्ट राइट्स ऑफ द बैगर। दोस्तों लास्ट राइट्स का मतलब होता है अंतिम संस्कार। किसी भी व्यक्ति का दुनिया से जाने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है और जो उसके अंतिम संस्कार होते हैं, और वो चाहे वो उसके धर्म के अनुसार, तो उसे लास्ट राइट्स कहा जाता है। अब वो जो भी उस व्यक्ति का धर्म होता है उसके अनुसार उसके जो लास्ट राइट्स होते हैं वो किए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में लास्ट राइट्स कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि द पीपल ऑफ द लोकेलिटी कंट्रीब्यूटेड सम मनी, उस क्षेत्र के लोगों ने कुछ पैसों का योगदान दिया। एंड परफॉर्म द लास्ट राइट्स ऑफ द बैगर, और भिखारी का अंतिम संस्कार कर दिया। परफॉर्म मतलब करना, और ये सेकंड फॉर्म है, और भिखारी का अंतिम संस्कार कर दिया। आगे देखिए, देन द पीपल थॉट ऑफ क्लीनिंग द प्लेस वेयर द बैगर यूज टू सिट। क्या अर्थ हुआ, देन द पीपल थॉट ऑफ क्लीनिंग द प्लेस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। थिंक मतलब सोचना, और सेकंड फॉर्म है थॉट। देन फिर द पीपल थॉट ऑफ क्लीनिंग द प्लेस, क्लीन मतलब साफ़ करना। और दोस्तों जब हम ऑफ के बाद कोई भी क्रिया का यूज़ करेंगे तो उसमें ING फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, फिर लोगों ने थॉट ऑफ क्लीनिंग द प्लेस, उस जगह को साफ़ करने के बारे में सोचा। वेयर, जहाँ द बैगर यूज टू सिट, और दोस्तों यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है। और देखिए यूज टू को मैं समझाना चाहूँगा, यूज टू का प्रयोग कैसे करते हैं। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को दिखाते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था नियमित तौर पर, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, वेयर, जहाँ द बैगर यूज टू सिट, जहाँ भिखारी बैठा करता था। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, देन द पीपल थॉट ऑफ क्लीनिंग द प्लेस वेयर द बैगर यूज टू सिट, फिर लोगों ने उस जगह को साफ करने के बारे में सोचा जहां पर भिखारी बैठा करता था। और दोस्तों मैंने आपको यूज टू के बारे में बताया, तो मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा, आप उसको ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। वाक्य को नोट कर लीजिए, मैं उसकी मदद किया करता था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं उसकी मदद किया करता था। तो दोस्तों ये जो वाक्य है ये यूज टू का ही वाक्य है, आप इसे ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। आगे देखिए, They saw that the mud of that place was something different from normal। क्या अर्थ हुआ, they saw। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और THEY, दोस्तों इसको दे पढ़ते हैं। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। क्या अर्थ हुआ, दे सॉ, उन्होंने देखा,
दैट मतलब कि द मड ऑफ दैट प्लेस, मड का मतलब होता है मिट्टी, जो उस जगह की मिट्टी है, वॉज समथिंग डिफरेंट, वो थोड़ी सी अलग है, फ्रॉम नॉर्मल मतलब सामान्य रूप से। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, दे सो दैट द मड ऑफ दैट प्लेस वॉज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। उन्होंने देखा कि उस जगह की जो मिट्टी है, मड है, वो वॉज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, वो सामान्य से थोड़ी सी अलग है। दे डग अप द प्लेस एंड फाउंड अ जग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। क्या अर्थ हुआ, दे डग अप द प्लेस। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। डिग या डिग अप का मतलब होता है खोदना, खुदाई करना, और सेकंड फॉर्म है डग अप। तो क्या अर्थ हुआ, दे डग अप द प्लेस, उन्होंने उस जगह की खुदाई की, एंड फाउंड और पाया, अ जग एक जग उनको पाया, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों से भरा हुआ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, दे डग अप द प्लेस एंड फाउंड अ जग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उन्होंने उस जगह की खुदाई की और उन्हें सोने के सिक्कों से एक भरा हुआ एक जग मिला। दे ऑल मॉक्ड एट द beggar every day he used to ask for alms while he himself was sitting over so much wealth। क्या अर्थ हुआ, they all mocked at the beggar। दोस्तों मॉक का मतलब होता है किसी की मजाक उड़ाना, किसी के बारे में कुछ भी कहना, मजाक उड़ाना। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, दे ऑल मॉक्ड एट द beggar, उन सब ने भिखारी का उपहास किया, उन सब ने भिखारी का मजाक उड़ाया। एवरी डे ही यूज्ड टू आस्क फॉर आर्म्स, तो उन्होंने क्या कहा कि हर दिन ही यूज्ड टू आस्क फॉर आर्म्स, वह भीख मांगा करता था। वाइल का मतलब जबकि, वाइल ही हिमसेल्फ वॉज सिटिंग, जबकि वह खुद बैठा हुआ था, ओवर सो मच वेल्थ, इतने सारे धन के ऊपर वो खुद बैठा हुआ था। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। और यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।